तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीसी में। फ्रेंड्स, मद्रास हाई कोर्ट ने उच्च पेंशन के बारे में और शिमला हाई कोर्ट ने पेंशन का जो कैलकुलेशन प्रो रेटा बेसिस पे होता है उसके बारे में आदेश दिया है, आदेश जारी किया है और टिप्पणी दी है। तो आइए इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझते हैं कि इस टिप्पणी में, इस आदेश में क्या कहा गया है और इससे पेंशन, जितने भी पेंशनर्स हैं, जितने भी ईपीएफ मेंबर्स हैं, उनके ऊपर में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और पेंशन कब तक बढ़ सकता है, इसकी क्या उम्मीद है। आइए हम इसके बारे में डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसलों में प्रो रटा पद्धति से पेंशन गणना को अस्वीकार किया है। अदालत ने ईपीएफओ द्वारा पेंशन राशि के निर्धारण के लिए 60 महीने के औसत वेतन को सेवा की कुल अवधि से विभाजित करने की प्रो रटा पद्धति को गैर वैधानिक माना है। तो हो सकता है आने वाले समय में आपका जो पेंशन है वो बढ़ सकता है। तो चलिए इस खबर को डिटेल्स में जानते हैं और जानते हैं कि ये प्रो रटा बेसिस होता क्या है और इससे पेंशन कैसे कम मिलता है। अगर इस सिस्टम को हटा दिया जाए तो किस प्रकार से आपकी पेंशन डबल हो सकती है। अदालत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार यदि 2014 के बाद किसी कर्मचारी ने वेतन में वृद्धि हुई है तो पेंशन पूरी वृद्धि को ध्यान में रख कर दी जानी चाहिए, न कि 40% हिस्सा काटकर। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन सहित कई राज्यों के कर्मचारी इस मामले में लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 21 तारीख तक सुधारात्मक कार्रवाई करें, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई कोर्ट द्वारा की जाएगी। फैसलों से देश भर के उन कर्मचारियों को राहत मिली है जो पेंशन की गणना से न्याय चाहते हैं और निजी ट्रस्ट नियमों अथवा प्रो रटा प्रणाली से उन्हें वंचित किया जा रहा है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ईपीएफओ को सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार ही उच्च पेंशन देना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये प्रो रटा बेसिस होता क्या है और किस प्रकार से ईपीएस और ईपीएफओ ऑफिस प्रो रटा बेसिस से पद्धति से कैलकुलेशन करके कर्मचारियों को और पेंशन धारकों को बेवकूफ़ बना रही है, और यदि ये सिस्टम को हटा दिया जाए तो किस प्रकार से आपको लाभ मिलने वाला है। ईपीएस 95 का प्रो राटा बेसिस कैलकुलेशन कर्मचारियों को वास्तविक वेतन और योगदान के अनुपात में पेंशन नहीं देता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि लंबे समय तक सेवा और योगदान के बावजूद रिटायरमेंट पर बहुत ही कम पेंशन मिलता है। उदाहरण के लिए, आपका वर्तमान सैलरी 20,000 रुपया है, लेकिन जब पेंशन का कैलकुलेशन होता है प्रो रटा बेसिस से तो वो आपको बैक डेटेड जो आपका अधिकतम पेंशन योग्य वेतन है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करने लगता है, जिसके कारण आपको जितना पेंशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो प्रो रेटा बेसिस कैलकुलेशन क्या है? ईपीएस 95 के तहत पेंशन की गणना सर्विस पीरियड, यानी कि आपका ईयर ऑफ सर्विस, कितने वर्ष आपने नौकरी किया, और पेंशन योग्य वेतन, पेंशनेबल सैलरी जिसको कहते हैं, उसके ऊपर निर्धारित होती है वर्तमान नियम के हिसाब से। यदि कर्मचारी 10 साल से ज्यादा की सेवा करे तो लाइफ टाइम पेंशन का अधिकार मिल जाता है, परंतु पेंशन का जो कैलकुलेशन होता है पेंशन योग्य वेतन गुना पेंशन का वर्ष भागा 70, यहाँ पेंशन योग्य वेतन जो होता है वो अलग अलग समय पे अलग अलग पीरियड में अलग अलग है। जैसे जो व्यक्ति 2001 से पहले रिटायर्ड हुआ है उसका अधिकतम पेंशनेबल जो सैलरी है वो 5,000 रुपया पे ही कैलकुलेशन होता है, भले उसका पेंशनेबल सैलरी उस वक्त, भले उसका एक्चुअल सैलरी 20,000 रुपया क्यों ना हो, लेकिन जब कैलकुलेशन होता है वो 5,000 के रुपये पे होता है। यदि कोई व्यक्ति 2001 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुआ है तो उस समय उसका अधिकतम पेंशनेबल सैलरी 6500 रुपये माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति 2001 से पहले भी काम किया है, 2014 से पहले भी काम किया है और वर्तमान में भी काम कर रहा है और उसका अभी वर्तमान सैलरी उसका 50,000 रुपया बेसिक सैलरी है, तो जब प्रो रेटा बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं तो 2001 तक 5,000 रुपया पे कैलकुलेशन होगा, 2001 से लेकर 2014 1 सितंबर 2014 के बीच 6500 रुपया पे होगा, और
1 सितंबर 2014 के बाद वर्तमान में अधिकतम 15,000 पे कैलकुलेशन होगा। इस तीनों को जब अलग अलग कैलकुलेशन करके जोड़ लगाते हैं तो इसी पद्धति को, इसी प्रोसेस को हम प्रो रटा बेसिस करते हैं और इसमें हो जाता है आपका पेंशन कम। जबकि नियम के हिसाब से आपका पेंशन जो मिलना चाहिए वर्तमान में आपका कितना बेसिक सैलरी है, इस आधार पे कैलकुलेशन करना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं कोई व्यक्ति 2001 से पहले 2 वर्ष काम किया, 2 वर्ष काम किया है, तो उस वक्त उसका अधिक जो बेसिक एक्चुअल बेसिक सैलरी था वो 10,000 था। तो अभी जो कैलकुलेशन होगा वो होगा 2 वर्ष गुना 5,000 रुपया है, उसका 10,000 एक्चुअल, लेकिन कैलकुलेशन होगा 5,000 रुपया। फिर वही व्यक्ति 2014 से पहले, 1 सितंबर 2014 से पहले वो 14 वर्ष काम किया, तो उसका उस वक्त जो एक्चुअल बेसिक सैलरी था वो 15,000 था, लेकिन उसका कैलकुलेशन होगा 6500 रुपया पे। तो 6500 गुना 14 वर्ष भागा 70, तो इसका एक अलग पेंशन अमाउंट बनेगा, इसको हम कहीं लिख लेंगे। वही व्यक्ति 1 सितंबर 2014 से लेकर 2020 तक 6 साल काम करता है, तो उस वक्त उसका अधिकतम एक्चुअल सैलरी जो है, एक्चुअल बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है। तो उसका 1 सितंबर 2014 के बाद, और उसने मान लेते हैं 7 वर्ष काम किया या 6 वर्ष ही काम किया, तो 6 वर्ष गुना 15,000 भागा 70, इसका अलग निकल गया। अब आप जब तीनों अमाउंट को जोड़ेंगे और यह अमाउंट देखिए, और ये अगर ये प्रो रेटा सिस्टम हट जाए तब कैलकुलेशन कैसे होगा कि आपके पिछले 12 महीने का सैलरी, एक्चुअल एक सैलरी गुना आपका कितने वर्ष नौकरी किया। मान लेते हैं आपने 6 वर्ष, 14 वर्ष, 20 वर्ष और पहले 2 वर्ष काम किया, तो 22 वर्ष काम किया। तो 22 वर्ष गुना आपका अभी का ही मान लेते हैं, अभी का आपका जो अधिकतम बेसिक सैलरी 15,000 है, तो 15,000 गुना 22 वर्ष भागा 70, तो यहाँ पे आपका देखिए पेंशन अमाउंट दिख रहा है। आपको दिख गया कि आपको कितना पेंशन का डिफरेंस आ रहा है। इस प्रकार से यदि कोर्ट ईपीएफओ ऑफिस को यह निर्देश दे कि ये आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं प्रो रेटा बेसिस से, उसको हटा के आप एक्चुअल बेसिक सैलरी पे करें, या वर्तमान में जो 15,000 रुपये है उस पे ही करें, पिछला रिकॉर्ड जो भी हो उसको छोड़ दें। अब वर्तमान में आपका अधिकतम पेंशनेबल सैलरी कितना है, 15,000 है, उस पे ही आप कैलकुलेशन कर दीजिए, मत एक्चुअल पे कीजिए, फिर भी आपको पेंशन ज़्यादा मिलेगा। तो ये सिस्टम को हटना चाहिए, प्रो रेटा सिस्टम कैलकुलेशन है, इसे हटना चाहिए। इसके क्या क्या नुकसान है इसको समझते हैं। सीमित पेंशन राशि मिलता है, वास्तविक वेतन भले आपका कितना भी हो, लेकिन आपका कैलकुलेशन होगा वो आपका 5,000, 6500 और 15,000 के हिसाब से होगा। इस कारण से अंतिम पेंशन राशि बहुत कम मिलती है। दूसरा नुकसान है कि लंबी सर्विस के बाद भी कम पेंशन मिलता है। कर्मचारी 30 साल 35 साल काम करते हैं और उनको पेंशन जानते हैं कितना मिलता है, 1,500, 2,000, 3,000, मैक्सिमम 4,000, 5,000, इससे ज़्यादा किसी को नहीं मिल रहा है पेंशन। सिर्फ 0.65% ही इस देश में लोग हैं, सिर्फ 0.6, 1% भी नहीं, 0.6% लोग जिनको 6,500 रुपये पेंशन मिल रहा है। इसमें तीसरा नुकसान ये है कि महंगाई से तालमेल नहीं रहता है। पेंशन राशि फिक्स्ड होती है और उस पर महंगाई डीए नहीं मिलता है। समय के साथ पेंशन की वैल्यू घटती जाती है। आज आपको 6500 मान लेते हैं 4,000 मिलता है, और यही 4,000 आपको 10 साल तक मिले तो वो 4,000 का वैल्यू हो जाएगा 40 रुपया 10 साल के बाद। तो 40 मतलब उसके वैल्यू, पेंशन की वैल्यू, तो पेंशन बढ़ना चाहिए तो बढ़ता नहीं है, महंगाई बढ़ते जा रहा है लेकिन पेंशन नहीं बढ़ रहा है। इससे भी इसका सबसे बड़ा एक नुकसानदायक है। और कानूनी विवाद भी इसमें चल रहा है। अब हम चलिए जानते हैं कि ये जो हमारा मद्रास हाईकोर्ट है इसके बारे में क्या कहा है। तो मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में भविष्य निधि ट्रस्ट अधिनियम के नाम पर उच्च पेंशन से कर्मचारियों को वंचित रखने के लिए जारी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। जो हायर पेंशन है उसके लिए जो जारी नोटिफिकेशन था उसको रद्द कर दिया है, और अदालत ने स्पष्ट कहा है कि जिन संस्थाओं ने अपने कर्मचारियों के लिए निजी ट्रस्ट बनाया है उनके कर्मचारियों को उच्च पेंशन पाने का अधिकार है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने 18 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी कर निजी ट्रस्ट वाले कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन के अनुपात में उच्च पेंशन के पात्रता पर
रोक लगाई थी। अदालत ने इस पर स्पष्ट कहा है कि ट्रस्ट के नियम को उच्च पेंशन देने से इनकार करने का अधिकार नहीं है और इसको आधार भी नहीं बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 4 नवंबर 2022 के बाद ट्रस्ट अधिनियम में हुए बदलाव का उल्लेख कर ईपीएफओ ने उच्च पेंशन का रोक लगा दिया था, लेकिन अब अदालत ने इसे वैध ठहराया है और इसमें 86 रिटायर्ड कर्मचारियों की याचिका पर यह फैसला दिया गया, जिससे भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड BHEL के कर्मचारियों की तरफ से हाई कोर्ट में अपील की गई थी कि उन्होंने ट्रस्ट एक्ट के कारण उच्च पेंशन से वंचित किया जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि ट्रस्ट एक्ट सिर्फ पीएफ राशि प्रबंधन के लिए है, न कि पेंशन के लिए। तो देखना यह है कि आपका पेंशन कब बढ़ रहा है और कोर्ट का आदेश का ईपीएफओ ऑफिस क्या चैलेंज कर रहा है और कब तक इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में अवश्य दें।